नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, हमने अब तक व्यक्तिवाद के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की है। आज उसी क्रम में आपको मैं आधुनिक व्यक्तिवाद के बारे में बताऊंगी। न्यूटन ने गति का तृतीय नियम प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध व बराबर प्रतिक्रिया होती है। भौतिक शास्त्र के इस नियम को राजनीतिक विचारधाराओं के क्षेत्र में भी लागू करते हुए कहा जा सकता है कि प्रतिक्रिया के रूप में आने वाली प्रत्येक विचारधारा के विरुद्ध पुनः वैचारिक प्रतिक्रिया होती है। व्यक्तिवाद मध्ययुगीन चर्च व राज्य के निरंकुश एकाधिकार के विरुद्ध अस्तित्व में आया। चर्च व राज्य को ईश्वरीय संस्था मानने वाली मध्ययुगीन विचारधारा के विपरीत व्यक्तिवाद ने मानव व्यक्तित्व को सर्वोच्च महत्व दिया तथा राज्य को कृत्रिम संस्था और एक बुराई मानते हुए व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया। उन्होंने राज्य को बुराई मानकर उसे व्यक्तिक स्वतंत्रता के नाम पर महत्वहीन सिद्ध कर दिया। व्यक्तिवाद की इस विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया आदर्शवाद के माध्यम से हुई, जिसने हीगल के दर्शन को आधार बनाकर राज्य को व्यक्तियों के ऊपर निरपेक्ष अधिकार प्रदान कर दिया। व्यक्ति के स्थान पर राज्य को गौरव मिला, जिसकी परिणति नाजीवाद, फांसीवाद जैसी सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं की स्थापना के रूप में हुई। इसके विरुद्ध पुनः एक प्रतिक्रिया हुई और यह प्रतिक्रिया नवीन व्यक्तिवाद था, जिसने पुनः चिरसम्मत व्यक्तिवाद को प्रमाणित करने का प्रयास किया। किंतु 20वीं शताब्दी तक आते आते चिरसम्मत व्यक्तिवाद अपनी न्यूनताओं से परिचित हुआ ही अब परिवर्तित परिस्थितियों में भी देखा और समझा। फलतः पुराने व्यक्तिवाद से कई रूपों में भिन्न हो गया, जिसके चलते इसे आधुनिक या नवीन व्यक्तिवाद की संज्ञा दी गई। सबसे मूलभूत बदलाव यह रहा कि जहाँ चिरसम्मत व्यक्तिवाद व्यक्ति बनाम राज्य की बात करता था, वहाँ अब नवीन व्यक्तिवादी समूह बनाम राज्य की चर्चा करने लगा। स्पष्टतः यह बहुलवाद का व्यक्तिवाद पर प्रभाव था, जो व्यक्तियों के समूह या संघों को राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का आधार मानते हैं। कार्यक्रम की दृष्टि से देखने पर स्पष्ट होता है कि व्यक्तिवाद का पतन 1880 के बाद तेजी से होने लगा। इसका सबसे प्रधान कारण हस्तक्षेप नीति का सामाजिक क्षेत्र में पड़ने वाला प्रभाव था। आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के अनियंत्रण का परिणाम वर्ग विभाजन के रूप में सामने आया। समाज पूंजीपतियों और पूंजीहीनों में बंट गया। अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से मालिकों ने मजदूरों से अधिक काम लिया और कम से कम वेतन प्रदान किया। एक मजदूर इस वेतन से अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ था। बाध्य होकर उसे अपने अल्पवय बच्चों को कारखाने में भेजना पड़ा, जो सामान्यतः 12 से 14 घंटे काम करते थे। पूंजीपतियों ने मजदूरों की सुविधाओं की पूर्ण उपेक्षा की। फलतः मजदूर ऐसी परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश थे जो असाध्य और अमानवीय होती थी। शिक्षा से वंचित ये श्रमिक ऐसी बस्तियों में रहते थे जहां मार्क्स के शब्दों में पूंजीपति कुछ सेकंड में खड़ा नहीं रह सकता। इस निर्मम शोषण ने चिंतकों और दार्शनिकों को झकझोर दिया और दलित वर्ग के हित में राज्य के हस्तक्षेप की मांग करने लगा। यह सत्य है कि 1848 में चार्टिस्ट आंदोलन की समाप्ति के बाद श्रमिक वर्ग का कोई बड़ा और व्यवस्थित आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ, लेकिन 1848 से 1880 के बीच इंग्लैंड में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जिसके चलते नवीन व्यक्तिवाद का रास्ता तय हुआ। वैचारिक दृष्टिकोण से थॉमस काइलिल ने व्यक्तिवाद के इस लील हस्तक्षेप सिद्धांत का खंडन किया और श्रम के अधिकाधिक उचित मेहनताना की मांग की। लासाफेयर जिसे हम कहते हैं, बच्चों की हस्तक्षेप का सिद्धांत जब व्यक्तिवाद के अंदर अपनाया गया तो व्यक्ति को समाज में एक स्थान मिलने लगा।
इसके माध्यम से मॉरिस और किंग्सले ने समाजवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किंतु निश्चित रूप से चिरसम्मत व्यक्तिवाद के हस्तक्षेप नीति को छोड़ने के लिए विवश करने वाला व्यक्ति कार्ल मार्क्स था। यहाँ यह विडंबना की चर्चा करनी महत्वपूर्ण है कि अपना अंतिम समय इंग्लैंड में ही व्यतीत करने वाले कार्ल मार्क्स का स्वयं ब्रिटेन में प्रभाव बहुत ही कम था। फिर भी मार्क्स द्वारा 1864 में स्थापित प्रथम इंटरनेशनल ने ब्रिटिश समाज को बहुत प्रभावित किया। मार्क्स ने अपने संबोधन में श्रमिक वर्गों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का उद्देश्य घोषित किया, जिसके क्रियाकलापों से समाज का समाजवादी पुनरुत्थान या पुनर्निर्माण किया जा सके। इस पुनर्गठन की आवश्यकता का अनुभव न केवल ब्रिटिश समाजवादी कर रहे थे, बल्कि सरकार भी इस जरूरत को महसूस कर रही थी। क्योंकि अनुदारवादी ब्रिटिश समाज क्रांतिकारी माध्यमों का विरोधी था, अतः समाज सुधार का एक ही सर्वमान्य रास्ता था, संसद द्वारा कानून निर्माण, जिसका अर्थ था राज्य के हस्तक्षेप नीति का त्याग। इस नवीन प्रकृति का प्रारंभ, जैसे ही प्रोफेसर डाइसी ने कहा है, 1870 के शिक्षा अधिनियम एजुकेशन एक्ट से होता है। 1871 और 1876 में ट्रेड यूनियंस एक्ट्स के माध्यम से श्रमिक संघों को व्यापक स्वतंत्रता मिली और 1885 के सुधार अधिनियम से श्रमिक वर्ग को मताधिकार भी प्राप्त हो गया। इससे पूर्व 1832 में मध्यम वर्ग और 1867 में शिल्पी वर्ग को मताधिकार प्रदान कर दिए गए थे। इस मताधिकार क्षेत्र की व्यापकता का सीधा परिणाम संसद की कॉमन सभा में इन वर्गों के प्रतिनिधियों की पहुंच थी, जिन्होंने अपने बहुमत के बल पर कानून बनाना प्रारंभ किया, जिसका तात्पर्य था राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धांत के परित्याग का प्रारंभ। अब राज्य सकारात्मक भूमिका में आ गया। जनमत राज्य के हस्तक्षेप की क्रांतिकारी मांग कर रहा था। फिर भी जैसा कि बारकर का मानना है, व्यक्तिवाद के प्रति जनमत में बदलाव बाहरी शक्तियों के क्रियाकलापों की तुलना में इसके स्वयं के आंतरिक विकास से ज़्यादा प्रभावित था। जेएस मिल के गुरु बेंथम, जिसका सुखवादी दर्शन उपयोगितावादी व्यक्तिवाद का आधार माना जाता है, जिसने स्वार्थी मनुष्य की धारणा को लोकप्रिय बनाया, दो महत्वपूर्ण विचार रखे थे। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की पूर्ति का अधिकार है, जो नेचुरल है, और दूसरा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को सुरक्षित करे। चिरसम्मत व्यक्तिवाद बेंथम के पहले सिद्धांत को आधार बनाकर आगे बढ़ा, किंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती गई, बेंथम के दूसरे सिद्धांत की तरफ विचारों का ध्यान बढ़ता गया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्य को खुली प्रतियोगिता के माध्यम से कुछ थोड़े से लोगों को खुशी प्राप्त करते हुए देखते रहने के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख के लिए अपनी सेवा का विस्तार करना चाहिए। स्वयं जेएस मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत ने भी राज्य के हस्तक्षेप की भूमिका निर्मित कर दी। मिल ने कार्यों को दो वर्गों में बांटा। पहला स्वविषयक सेल्फ रिगार्डिंग, दूसरा परवेशक अदर रिगार्डिंग। नितांत निजी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किंतु दूसरों को प्रभावित करने वाले कार्यों पर समाज हित में प्रतिबंध लगाने की छूट है। इससे भी महत्वपूर्ण उसके आर्थिक क्षेत्र के विचार हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमिक के बाद में के संस्करणों में उसने आर्थिक विषमता के दुष्परिणाम को महसूस किया। संपत्ति, विशेषकर भूसंपत्ति के नियमन पर बल दिया। अपनी पुस्तक ऑटो बायोग्राफी में मिल पर सामाजिक चिंतन के प्रभाव देखते हैं, जहां वह श्रम के उत्पादन को न्याय के स्वीकृत सिद्धांत के आधार पर वितरित करने की बात करते हैं। वह बेंथम की तरह स्वहित और भौतिक हित को महत्व नहीं देते, बल्कि आत्मत्याग के द्वारा दूसरों को खुशी प्रदान करने को सर्वोच्च सद्गुण की संज्ञा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, नवीन व्यक्तिवाद के विकास में प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव कम महत्वपूर्ण नहीं था। विश्व युद्ध 1914 से 18 का प्रभाव दो संदर्भों में विचारणीय है।
पहला, सर्वाधिकारवादी सत्ता यानी नाजीवाद और फांसीवाद का दुष्परिणाम संघर्ष और विनाश। और दूसरा, युद्धकाल में लोकतांत्रिक सरकारों का सुरक्षा के नाम पर अत्यधिक नियंत्रण। संक्षेप में नवीन व्यक्तिवाद के कई रूप प्राचीन व्यक्तिवाद से भिन्न दिखाई देते हैं। पहला, चिरसम्मत व्यक्तिवाद राज्य की निषेधात्मक प्रवृत्ति का समर्थन करता था, किंतु नवीन व्यक्तिवाद समाज के हित में राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है। नंबर 2, चिरसम्मत व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता था। नवीन व्यक्तिवाद समाज के विभिन्न संघों को अपेक्षाकृत अधिक मान्यता देते हैं। नंबर 3, चिरसम्मत व्यक्तिवाद का आधार प्रकृतिवादी अर्थशास्त्र है। नवीन व्यक्तिवाद पर समाजवाद और श्रेणीवाद का प्रभाव है। और नंबर 4, चिरसम्मत व्यक्तिवाद कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते थे। नवीन व्यक्तिवादियों नियंत्रित स्वाधीनताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही।